गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक विद्युत अपघट्यों की चालकताएं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत अपघट्यों की चालकताएं। भी विद्युत अपघट्य हैं, हमने कहा जितने भी क्या है अपघट्य वो क्या होते हैं। कि अपघट्यों का मतलब क्या होता है, लवण। क्या होता है, लवण। कि जितने भी साल्ट हैं वो सब क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। वे जितने भी साल्ट हैं, जितने भी लवण हैं, वो सब क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य है। और इन अपघट्यों का निर्माण कैसे होता है, यदि हमने अम्ल है, क्या है अम्ल, और क्या अपने पास में क्षार, अम्ल व क्षार के मिलाने से किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। किसका होता है, लवण का निर्माण। भी हमने क्या मिला दिया, अम्ल और क्या मिला दी, क्षार। क्या मिलाई, अम्ल और क्षार को मिलाया तो अपने पास में किसका निर्माण हो गया, लवण का। ठीक है, ये जो साल्ट है उसकी हम बात करेंगे। जैसे अपने पास में KCl हो गया, अपने पास में MgCl2 हो गया, NaCl हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया। तो ये जितने भी साल्ट हैं ये सब क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, ये जितने भी अपघट्य होते हैं इनकी चालकताएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इनकी चालकताएं क्या होती है, भिन्न भिन्न। अब चालकताओं का मतलब आप समझ रहे होंगे। विचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित होती, क्या होती है, धारा। और अपघट्यों में धारा किसके कारण होती है, प्लस और माइनस आवेश के कारण, या हम कह सकते हैं आयनों के कारण धारा प्रवाह होता है। क्योंकि अपघट्यों में दो प्रकार के धनायन होते हैं, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। तो दो प्रकार के क्या होते हैं, आयन होते हैं। और इन आयनों की वजह से हमें क्या प्राप्त होती है, धारा, यानी उसकी चालकताएं प्राप्त होती है। तो हमने ये कहा कि जितने भी अपघट्य हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल और दूसरा क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। एक तो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा क्या होता है, दुर्बल विद्युत क्या होता है, अपघट्य। अब ये क्या कहना चाहता है कि जो प्रबल विद्युत अपघटन होते हैं इन अपघट्यों का आयनन या वियोजन पूर्णतः हो जाता है। इन अपघट्यों का आयनन या वियोजन पूर्णतः हो जाता है, या ये पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अपघटन होने से आयनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। कि जितना ज्यादा क्या होगा, आयनन होगा, या आयनों की संख्या में क्या आएगी, वृद्धि होगी। तो आयनों की संख्या में यदि वृद्धि होगी तो वो उतने ज्यादा ही क्या होंगे, चालकता को प्रेजेंट करेंगे। और जो सांद्र विलयन होता है उसकी चालकता हमेशा क्या होती है, उच्च होती है। क्या होती है, उच्च। तो कहने का मतलब कि प्रबल विद्युत अपघट्यों में आयनन क्या होता है, पूर्णतः होता है, या किसी विद्युत अपघट्य का आयन क्या हो जाता है, पूर्णतः वियोजित हो जाता है, जिसके कारण उसमें आयनों की संख्या में भी क्या होती है, अधिक वृद्धि होती है। अतः इनकी चालकता का मान भी क्या होता है, उच्च होता है। अब हम बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर वियोजन या आयनन पूर्णतः नहीं होता है। आयनन या वियोजन, इनका आयनन या वियोजन पूर्णतः नहीं होता है, पूर्णतः नहीं होता है, जिससे आयनों की संख्या में क्या आती है, कमी। आयनों की संख्या में कमी आती है, आयनों की संख्या में क्या आती है, कमी। और आयनों में संख्या में कमी आने के कारण, ठीक है, इसकी चालकता का मान क्या होता है, कम होता है। इनकी चालकता का मान क्या होता है, कम। चालकता का मान क्या होगा, कम होगा। अतः दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकताएं प्रबल विद्युत अपघट्यों से हमेशा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो KCl है और NaCl है ये तो क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। और यहाँ पर जो MgCl2 और सोडियम एसीटेट है
ये क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये तो होता है प्रबल, और MgCl2 और सोडियम एसीटेट क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत अपघट्यों की चालकताएं, तो हमने पढ़ा कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इसने ये कहा कि प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्यों की बात करेंगे, तो विद्युत अपघट्य की जो चालकताएं होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो अपघट्य क्या होता है, लवण होता है, यानी साल्ट होता है, और इसमें अम्ल व क्षार मिलने से लवण बनता है। और ये जो अपघट्य होता है ये हमने लिखा, ये अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल होता है, दूसरा प्रबल होता है। प्रबल का अपघट्य का जो आयन है या इसका वियोजन है वो क्या हो जाता है, पूर्णतः हो जाता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयन पूर्णतः नहीं होता। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में जो आयन पूर्णतः होगा, इसका मतलब उसके आयन उतनी ही संख्या में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और जिसमें जितने ज्यादा आयन होंगे उसकी चालकता का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए आयनन की संख्या का मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। अतः हम ये कह सकते हैं कि इनकी चालकता, इनकी दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कोलराउस के नियम के अनुसार, कोलराउस का नियम क्या है, देखिए नेक्स्ट है कोलराउस का नियम। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या है, देखिए कोलराउस का नियम। ठीक है, तो कोलराउस का नियम पढ़ने के लिए आइए हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। कोलराउस का नियम क्या है, ये कोलराउस क्या कहना चाहता है। तो कोलराउस ने विद्युत अपघट्यों की चालकता, कोलराउस ने विद्युत अपघट्यों की चालकता, विद्युत अपघट्यों की चालकता, विद्युत अपघट्यों की चालकता व सांद्रता के वर्गमूल के मध्य, सांद्रता के वर्गमूल के मध्य संबंध स्थापित किया, संबंध स्थापित किया, जिसे कोलराउस का नियम कहा जाता है। विद्युत अपघट्यों की चालकता, वो चालकता क्या है, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता। ठीक है, कोलराउस के नियम के आधार पर, कोलराउस के नियम के आधार पर मोलर चालकता व सांद्रता के वर्गमूल के मध्य संबंध स्थापित किया गया। ठीक है, तो संबंध स्थापित किया गया, तो इसने क्या कहा कि मोलर चालकता व सांद्रता के वर्गमूल के मध्य क्या संबंध होता है, सांद्रता के वर्गमूल व विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता में क्या संबंध होता है, के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, इसने क्या कहा, कोलराउस ने क्या नियम दिया, देखिए तो अपघट्यों की चालकताओं को समझाने के लिए कोलराउस ने ये नियम दिया। जैसे हमने अभी पढ़ा कि कोलराउस का नियम विद्युत अपघट्य पर लागू है, तो हमने क्या कहा कि विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल, दूसरा क्या होता है, दुर्बल होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या चीज है, दुर्बल क्या है, तो हमने पढ़ा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता में आयनों की संख्या में क्या होती है, कमी, और उनकी चालकता क्या हो, वृद्धि होती है, उनकी चालकता क्या होती है, उच्च होती है। दुर्बल के अंदर आयनों की संख्या में कमी होती है, अतः वो क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। ये हमने पढ़ा। और पढ़ने के बाद में अगर हम ये कहते हैं
विद्युत अपघट्यों की चालकताओं पर नियम दिया, जिसको हमने क्या कहा, कोलराउस का नियम कहते हैं। तो कोलराउस ने किसके मध्य संबंध स्थापित किया? तो कोलराउस ने विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता व सांद्रता के वर्गमूल के मध्य संबंध स्थापित किया। उसको हम क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम कहते हैं। तो हमने ये कहा कि लैम्डा सी इक्वल टू, अपने पास में क्या है, लैम्डा सी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस में बी और अंडर रूट क्या आ जाएगा, सी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं कोलराउस का नियम। क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम। लैम्डा सी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस बी अंडर रूट सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हो कि लैम्डा सी इक्वल टू क्या होती है? मोलर चालकता। लैम्डा सी क्या होती है? मोलर चालकता। इसको हम यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं भी ये चीजें क्या होती है। इसको बताने के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि C इक्वल टू क्या होती है? सांद्रता। क्या होती है? सांद्रता। और B इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट या स्थिरांक होता है। ठीक है, और लैम्डा C इक्वल टू क्या होती है? मोलर चालकता। क्या होती है? मोलर चालकता। और लैम्डा इन्फिनिटिव इक्वल टू क्या होता है? अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर चालकता। क्या होती है? अनंत तनुता पर चालकता। तो ये कोलराउस ने नियम दिया विद्युत अपघट्यों की चालकता को निकालने के लिए। कोलराउस ने नियम दिया, क्या दिया? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये कोलराउस का नियम प्रबल विद्युत अपघट्य व दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों पर लागू होता है। और इन अपघट्यों की चालकताओं की गणना करने के लिए कोलराउस ने नियम दिया। उस नियम को क्या कहते हैं? उस नियम को कोलराउस का नियम कहते हैं। तो कोलराउस ने विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता व सांद्रता के वर्गमूल के मध्य संबंध स्थापित किया। तो इसने क्या कहा कि विद्युत अपघट्यों की जो चालकता, मोलर चालकता होती है और सांद्रता के मध्य निम्न स्थापित होता है। इसने कहा लैम्डा सी इक्वल लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस बी अंडर रूट सी। ठीक है, तो लैम्डा सी इक्वल टू क्या होता है? मोलर चालकता। लैम्डा इन्फिनिटिव क्या होती है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। बी क्या होता है? स्थिरांक। और अंडर रूट सी क्या होता है? अपने पास में होती है सांद्रता। क्या होती है? सांद्रता। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आते हैं, तो इस सिद्धांत का कोई आधार नहीं है। इसका कोई आधार नहीं रहा। आधार का मतलब ये हुआ कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये नियम सही है या गलत है। इसको साबित करने के लिए कोलराउस ने कुछ प्रेजेंट नहीं किया। और इस नियम को आलेख के आधार पर इसका संबंध का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। अतः इसे आंसेगर ने 1923 में गणितीय आधार नियम दिया। गणित पर आधारित एक नियम दिया। ये कहने का मतलब कि ये कोलराउस का नियम है, इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था या कोई प्रमाण नहीं था। इसको प्रमाण देने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए आंसेगर ने 1943 के अंदर एक नया नियम दिया, जिसका गणितीय रूप था। तो देखिए आंसेगर का नियम क्या है या आंसेगर की समीकरण क्या है। देखिए, तो इसके बाद कौन आ गया? आंसेगर आ गया। कब आया? 1943 के अंदर। और उसने अपना क्या गणितीय रूप दिया? देखिए आंसेगर 1943। तो अपने पास में है आंसेगर। आंसेगर का नियम या आंसेगर की समीकरण भी कहा जाता है इसको। और आंसेगर के द्वारा 1943 के अंदर क्या दिया गया? इसका गणितीय रूप दिया। क्या? इसका गणितीय रूप। किसका गणितीय रूप दिया? कोलराउस नियम का गणितीय रूप। किसका प्रेजेंट किया? गणितीय रूप कोलराउस नियम का प्रदर्शित किया। किसका किया? कोलराउस नियम का प्रदर्शित किया। कोलराउस नियम में सुधार किया और उसका गणितीय रूप प्रेजेंट किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? आंसेगर का नियम कहते हैं।
और आंशिक का नियम क्या है, लैम्डा सी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस तो आंशिक ने गणित रूप को प्रेजेंट करने के लिए इसने एक समीकरण बनाई, ठीक है। उस समीकरण के अनुसार क्या था कि आंशिक की समीकरण क्या थी, तो देखिए आंशिक की समीकरण के लिए हम पढ़ेंगे आंशिक की समीकरण, आंशिक की समीकरण। तो आंशिक की समीकरण के लिए उसने कहा कि लैम्डा सी इक्वल लैम्डा इन्फिनिटिव, लैम्डा सी इक्वल टू क्या पढ़ा इसने, लैम्डा सी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस 82.49 अपॉन dt की पावर 1/2n, ठीक है। ये कहने का मतलब आंशिक ने ये कहा कि लैम्डा सी लैम्डा इन्फिनिटिव 82.49 dt पावर n प्लस इसके इसने क्या कहा कि 8.20 गुणा 10 अपॉन dt की पावर 3/2, ठीक है। ये इसको गणितीय रूप देकर इसने बंद किया और इसने क्या कहा कि लैम्डा इन्फिनिटिव और ये क्या आ जाएगी √c, क्या सांद्रता, ये इसने गणितीय रूप दिया, इसने क्या दिया गणितीय रूप, ठीक है। तो देखिए तो आंशिक का जो नियम था 1943 के अंदर दिया गया, उसने क्या प्रेजेंट किया, उसने कोलराउस नियम का गणितीय रूप प्रेजेंट किया। और कोलराउस का गणितीय नियम क्या होता है, लैम्डा सी यानी मोलर चालकता इक्वल टू अनंत अनुता मोलर चालकता माइनस 82.49 अपॉन dt की पावर 1/2n प्लस 8.2010 अपॉन dt की पावर 3/2 लैम्डा इन्फिनिटिव और √ में क्या आ जाएगा c। तो आप जानते हैं कि c बराबर क्या होती है, c बराबर होती है सांद्रता, d बराबर क्या होता है विलायक का परावैद्युतांक, बीटा क्या होती है विस्कासिता और t यहाँ पर क्या होता है तापमान, और यहाँ पर a और b क्या है, a और b यहाँ पर क्या है स्थिरांक है। तो इस प्रकार से ये नियम दिया गया, क्या दिया गया, ये नियम दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार कोलराउस नियम का गणितीय संशोधन का जो नियम दिया गया, उस नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि ये अपने पास में क्या है आंशिक की समीकरण, क्या अपने पास आंशिक की समीकरण। नेक्स्ट देखिए आंशिक की जो समीकरण है इसमें कोलराउस का नियम प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अलग लागू होता है और दुर्बल के लिए क्या होता है अलग लागू होता है, प्रबल और दुर्बल के लिए अलग अलग रूप से लागू होता है। देखिए नेक्स्ट प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो आरेख के आधार पर हम बात करें, इसके आधार पर आरेख के आधार पर एक नंबर हम क्या लेते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या लेते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में √c व मोलर चालकता के अंदर क्या निकालते हैं संबंध निकालते हैं, अपने पास में क्या आएगा देखिए, अपने पास में क्या आएगा √c और लैम्डा m मोलर चालकता के मध्य क्या ग्राफ खींचेंगे तो क्या आती है सीधी रेखा की, क्या होती है सीधी। तो इस सीधी रेखा का मतलब क्या होता है कि इसके आयन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें तन्यता के साथ में आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता और आयनों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल कम हो जाते हैं और आयनों की गति क्या हो जाती है बढ़ जाती है। कहने का मतलब यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि इसकी तन्यता बढ़ाते हैं, क्या करते हैं तन्यता को बढ़ाएंगे, तन्यता बढ़ाने पर आयनों की संख्या में कमी नहीं होती है, बढ़ाने पर आयनों की संख्या में कमी नहीं होती है, आयनों की संख्या में कमी नहीं होती है
और इसकी सांद्रता है और इसकी क्या मोलर चालकता। तो ये क्या कह रहा है कि इसके जो अंतराणविक आकर्षण बल है, क्या है, अंतराणविक आकर्षण बल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन इसकी चालकता में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इसकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर इसी के लिए हम क्या करें, दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें, इसके लिए करें दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें, जिसमें क्या कहा कि मोलर चालकता और अंडरूट सी और लैम्डा एम के मध्य क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है। तो कहने का मतलब इसका रासायनिक क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। उच्च सांद्रता पर भी अति अल्प वियोजित होता है, लैम्डा मान कम होता है, और इस व्युत्पन्न किया जाए तो वियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है और आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, और लैम्डा का मान तेजी से बढ़ता जाता है, और ध्रुवघटों की लैम्डा का मान इस सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो देखिएगा इसने क्या कहा कि जैसे जैसे सांद्रता का मान बढ़ेगा तो आयनों की संख्या में क्या, वियोजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। ध्रुवबल के अंदर क्या होगा, वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे जैसे वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो आयनों की संख्या भी क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी, और उसके अंदर लैम्डा एम का मान क्या होता है, बढ़ता है, यानी मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबल व दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकताएं प्रबल व दुर्बल के लिए क्या होती है, कोलराउस नियम के आधार पर क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। तो कोलराउस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं, उस अनुप्रयोग में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में कोलराउस नियम का स्वतंत्र अभिगमन का नियम, कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, अभिगमन का नियम, कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ठीक है। तो देखिए कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहले कौन आता है, एक नंबर स्वतंत्र अभिगमन का नियम, स्वतंत्र अभिगमन का नियम। दो नंबर स्वतंत्र अभिगमन का नियम। दो नंबर अपने पास में आता है आयनों के अभिगमनांक द्वारा। दो नंबर अपने पास में है आयनों की मोलर चालकता द्वारा। दो नंबर क्या है, आयनों की मोलर चालकता द्वारा, आयनों की मोलर चालकता द्वारा, आयनों की मोलर चालकता द्वारा। और तीसरा क्या है, स्वतंत्र अभिगमनांक द्वारा। नंबर क्या है, स्वतंत्र अभिगमनांक द्वारा, स्वतंत्र अभिगमनांक द्वारा। तो इसका मतलब ये इनकी जो चालकताएं हैं, कोलराउस नियम का अनुप्रयोग वो किसके लिए है, इनकी चालकताओं का मान ज्ञात करने के लिए। और इन चालकताओं का मान तीन तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, कोलराउस नियम का स्वतंत्र अभिगमन का नियम, आयनों की मोलर चालकता द्वारा, और आयनों के अभिगमनांक के द्वारा। तो इनके आधार पर हम कोलराउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और ये जो कोलराउस नियम के अनुप्रयोग है, स्वतंत्र अभिगमन का नियम, आयनों की मोलर चालकता द्वारा, और स्वतंत्र अभिगमनांक के द्वारा, इन तीनों के द्वारा हम कोलराउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। और इन अनुप्रयोग की सहायता से हम प्रबल व दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए उनकी चालकताओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इससे पहले कि हमने पढ़ा कि ये जो स्वतंत्र अभिगमन का नियम है, एक नंबर देखिए स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या होता है। स्वतंत्र अभिगमन का नियम,
तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में एक नंबर आता है स्वतंत्र अभिगमन का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है कि प्रत्येक आयन वियोजित होता है और आकर्षक समावत है, प्रत्येक आयन पर रूप से विद्युत वाहक अपना योगदान देता है। तो कहने का मतलब भी स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या है, इसका स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो स्वतंत्र अभिगमन के नियम का मतलब क्या है कि इस नियम के अनुसार कि किसी पदार्थ की या किसी विद्युत अपघट्यों की जो चालकताएं होती है, उनकी जो मोलर चालकताएं होती है उसके धनायन व ऋणायन के योग के क्या होती है, बराबर होती है। ये कहने का मतलब अपने पास में है लैम्डा, क्या अपने पास लैम्डा सी, लैम्डा सी इक्वल टू क्या है, लैम्डा सी इन्फिनिटिव धनायन और प्लस में क्या है लैम्डा इन्फिनिटिव सी एनाइन। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या लगा सकते हैं धनायन और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं ऋणायन। तो कहने का मतलब है कि किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है, क्या है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। तो ये तो होगी धनायन की और ये किसकी होगी, ऋणायन की। तो अनंत अनुता पर यदि मोलर चालकता लेते हैं तो हम क्या लगाते हैं लैम्डा सी इन्फिनिटिव, अनंत अनुता पर आई तो लैम्डा सी क्या आएगा इन्फिनिटिव इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटिव क्या आ जाएगा अपने पास में सी और प्लस में क्या आएगा लैम्डा इन्फिनिटिव क्या आ जाएगा ए। तो सी का मतलब क्या होता है केटाइन, क्या होता है केटाइन और ए का मतलब क्या होता है एनाइन, क्या होता है एनाइन। तो एनाइन का मतलब क्या हुआ ऋणाइन, क्या हुआ ऋणाइन और केटाइन का मतलब क्या हो गया धनाइन, क्या हो गया धनाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या है कि किसी भी विद्युत अपघट्यों के चालकताएं उसके धनायन व ऋणायन के अपघट्यों के योग की क्या होती है, बराबर होती है। इसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहा जाता है। तो ये था कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। तो कोलराउस नियम के पहला अनुप्रयोग क्या है, स्वतंत्र अभिगमन द्वारा नियम। तो स्वतंत्र अभिगमन क्या हो गया, ये हो गया धनायन और ये क्या हो गया ऋणायन। तो धनायन में ऋणायन की चालकताएं होती है उसकी योग क्या होती है, अपघट्य के योग के बराबर होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अभिगमन का नियम। धन्यवाद।